आज सुबह सुबह ही रमेश भैया का फ़ोन आया। छोटी, उन्होंने आंसुओं से भीगे हुए स्वर में कहा। रमा नहीं रही। अभी कुछ देर पहले वह हमें छोड़ गई। मेरा जी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी न कभी यह दुखद समाचार भैया मुझे देने वाले हैं। जब से उन्होंने बताया था कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक किया। अलमारी के कपड़े निकालते समय मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर जा टिकी। उसे देखते हुए मुझे बीते दिन याद आ गए। कितने चाव से भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है और फिर 2 ही दिन की बात है। बच्चों को माँ देख लेगी। भैया मैं भी चलूँगी, मैंने मचल कर कहा था। ठीक है, तू भी चल, उन्होंने हंसकर कहा। हम तीनों खूब घूमे फिरे। फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में घुसे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी ना खरीदो, यह हो ही नहीं सकता, भैया बोले। भाभी ने काफ़ी साड़ियाँ देख डाली। फिर एक गुलाबी रंग की साड़ी पर उनकी नज़र गई तो उनकी आंखें चमक उठीं। लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी को परे सरका दिया। क्यों, क्या हुआ, भैया ने पूछा। यह साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। नहीं, कोई हल्के दाम वाली ले लेते हैं, ये बहुत महंगी है। तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। यह कहकर उन्होंने फ़ौरन वह साड़ी बंधवाई और हम दुकान से निकले। रश्मि के लिए भी कुछ ले लेते हैं, भाभी बोली। रश्मि तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए हम सलवार कमीज का कपड़ा ले लो। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद देते। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे, मैंने माँ से शिकायत जड़ दी। माँ को बताना बारूद के पतीले में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे रमेश, इसके लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए। अरे साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए भी एक साड़ी खरीद देता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। इस बेचारी के पिता जिंदा होते तो क्या यह तेरा मुंह देखती। माँ इसके लिए भी खरीद देता, पर ये अभी 14 साल की है, इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़ी है। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो 1 आध साल बाद पहन लेगी। बीबी के ऊपर पैसा फूकने को तैयार और हमारे खर्च का हिसाब किताब करते हो। भैया चुप हो गए। भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी यह साड़ी रश्मि के लिए रख लीजिए, यह रंग उस पर बहुत खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती, अब क्यों ढोंग कर रही हो। तुम्हारी साड़ी तुम्हें मुबारक हो। फिर वह रोने लगी। रमेश के बाबू जीवित थे तो हमें बहुत कुछ ओढ़ा पहना दिया, रानी की तरह रखते थे। अब तुम्हारे आश्रय हैं, जैसा रखोगी वैसे रहेंगे। साड़ी उपेक्षित सी बहुत देर तक ज़मीन पर पड़ी रही। फिर भाभी ने उसे उठाकर अलमारी में रख दिया। मुझे याद है, कुछ महीने बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी और घर भर को निमंत्रण किया गया था। वह बनारसी साड़ी पहनो ना, भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक भी बार तुम्हें उसे पहने नहीं देखा। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नज़र नहीं टिकती थी। बहुत सुंदर दिख रही थी। भैया एकटक उन्हें देख रहे थे। चलो सब जन गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। माँ की नज़र भैया पर पड़ी तो वो बोली, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा तो क्या हुआ, ठीक तो हैं। खाक ठीक है, कमीज़ की बाँह तो फटी हुई है, ओह जरा सी सीवन उधड़ गई है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। अब यही फटी कमीज पहनकर शादी में जाओगे। जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ख्याल नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे। मैं अभी कमीज़ बदल कर आता हूँ। लाइए मैं 1 मिनट में कमीज़ सी देती हूँ, भाभी बोली। उतारिए जल्दी।
थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो उन्होंने अपनी साड़ी बदलकर एक सादी फूलदार रेशमी साड़ी पहन ली थी। यह क्या? भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी फब रही थी, साड़ी बदलने की क्या ज़रूरत थी? मुझे लगा साड़ी जरा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज़्यादा बन संवर कर जाऊँ, यह ठीक नहीं लगता। भैया चुप लगा गए। उस दिन के बाद भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह करके रख देती थी। मैं जानती थी भाभी को माँ की बात लग गई है। माँ असमय पति को खोकर अत्यंत चिड़चिड़ी हो गई थी। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कभी घूमने जाते तो माँ का चेहरा फूल जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते वे कहती, प्रशांत बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीबी जो चाहे करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कभी भाभी को सजते संवरते देखती तो ताने देती, अरे बहू, सारा समय श्रृंगार में लगाओगी तो इन बाल गोपालों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन ठन कर बाहर जाते तो मुंह बिचकाती। 3 बच्चों की माँ हो गई पर अभी भी सास श्रृंगार का इतना शौक। इधर भैया भाभी को सजते संवरते देखते तो उनका चेहरा खिल उठता। शायद यही बात माँ को अखरती थी। उन्हें लगता था कि भाभी भैया पर जादू किए, तभी तो वे हर वक्त उनका दम भरते हैं, जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। मैंने कभी किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता कि भाभी जाने किस मिट्टी की बनी है, इतनी सहनशील थी कि वे माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, कभी कभी उन्हें अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा था मैंने। कुछ वर्ष बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरे ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया था। जब मैं विदा हो रही थी तो भाभी ने वही बनारसी साड़ी मेरे बक्से में रखते हुए कहा, छुटकी, ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। अरे, यह तो आपकी बहुत प्रिय साड़ी है। हाँ, पर इसे पहनने का अवसर ही कहाँ मिला है। जब भी इसे पहनोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ भाभी, मैंने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हारी याद आएगी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां इस संसार में कम ही होती हैं, इतनी उदार। उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ चाहा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए करती रही, बिना किसी की अपेक्षा किए। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 2 ननदें, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर समय मेरे पति हमेशा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब मेरे पति दफ्तर से लौटते तो हम दोनों कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। मेरी ननद, जो अक्सर मेरे कमरे में पड़ी रहती और टकटकी बांधे मेरी ओर देखती हुए मुझे हद से 1000 सवाल करती, कौन सी साड़ी पहन रही हो, कौन सी लिपस्टिक लगाओगी, मैचिंग चप्पल निकाल दूँ, इत्यादि। बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम जाते। सुनो जी, मैं अपने पति से फुसफुसाकर कहती, सीमा को भी साथ ले चलते हैं, बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पाती, घर में बैठी बोर हो जाती है। अच्छी बात है, ये बेमन कहते हुए, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी सास के कानों में यह बात पड़ती तो वह बीच में टोक देती, सीमा नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ, उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है। और उसे ले जाने का क्या मतलब है? टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। मैं जानती थी मेरी सास जानबूझकर सीमा को हमारे साथ नहीं भेजती और उसे घर के काम में उलझा कर रखती। मैं मन ही मन उनका आभार मानती। एक बार भैया भाभी मुझसे मिलने आए। माँ ने अपने सामर्थ्य भर कुछ सौगात भेजी थी। मेरी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई भाभी तुमसे मिलने आए हैं। तुम अपनी निगरानी में आज खाना बनवाओ और उनकी पसंद की चीज़ें बनवा कर उन्हें खिलाओ। मेरा मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति मेरा मन आदर से झुक गया। कितना फर्क था मेरी माँ और मेरी सास के बर्ताव में। मैंने सोचा, मुझे याद है जब भी भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो माँ की भ्रकुटी तन जाती। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकती ताकि घर भर को उनकी अप्रसन्नता का भान हो जाए। मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे बुलाकर हिदायत दी थी, देख छुटकी, तेरा दूल्हा बड़ा सलोना है, तू उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। मैं तुझे चेताए देती हूँ कि तू हमेशा उनके सामने बन ठन कर रहना,
तभी तू उनका मन जीत पाएगी। मुझसे कहे बिना नहीं रहा गया, लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने पर टोका करती थी। वह और बात है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़े ना है, बाल बच्चों वाली है, माँ मुझसे बोली। इसके विपरीत मेरी ससुराल में जब भी कोई त्यौहार आता तो मेरी सास आग्रह करके मुझे नई साड़ी पहनाती और अपने गहनों से सजाती। वे सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी जिन्होंने भाभी को तिल तिल जलाया था, उनकी भावनाओं की अवहेलना करके उनके जीवन में जहर घोल दिया। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने भाई भाभी की सुख शांति भंग कर दी, बल्कि भाभी के अस्तित्व को भी छोटा बना दिया था। मुझे लगता था भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थी। उनके जीने की इच्छा ही मर गई थी। जब तक भैया को पता चला बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। मैंने अपने बक्से से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। ये क्या कर रही है छुटकी? माँ ने कहा, थोड़ी देर में तो सब राख होने वाला है। होने दो, मैंने रोते हुए कहा। मुझे भाभी की वह छवि याद आई जब वह वधू के रूप में द्वार पर खड़ी थी। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर सलज मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजारों सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी। माँ का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ कर रो रही थी। भैया एकदम काठ के हो गए थे। उनके दोनों बेटे रो रहे थे, पर छोटी बेटी नेहा, जो अभी 4 साल की ही थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, लड़के बड़े हैं, उन्हें कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चले जाएंगे, पर यह नन्ही सी जान जिसे कोई देखने वाला नहीं, इसको तुम मुझे दे दो। मैं इसे पाल लूँगी और जब कहोगे वापस लौटा दूँगी। अरे यह क्या कर रही है? माँ ने कहा, तू क्यों इस जंजाल को मोल ले रही है? तुझे नाहक परेशानी होगी। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे बच्ची यहाँ रहेगी तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो होनी चाहिए। मैं अपनी सास को अच्छी तरह से जानती हूँ। वे मेरे निर्णय की प्रशंसा ही करेंगी, मैंने दृढ़ शब्दों में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी अंतरिक्ष से मुझे देख रही और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं। मैंने मन ही मन कहा, भाभी, मैं तुम्हारी अमानत लिए जा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी याद ताज़ा कर लिया करूँगी। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।